नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर घिल्डियाल और आज हमारे साथ हैं जयपुर से श्री राकेश सोनी जी। बहुत अच्छे विद्वान, हमारे परम मित्र। और आज हम उनसे चर्चा करेंगे, ज्योतिष की थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे और देखेंगे कि ज्योतिष किस प्रकार से भावी जीवन में आम दर्शक को प्रभावित करता है। कुछ लोग ज्योतिष पे विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो आज इसी चर्चा को मैंने सोचा कि आप सबके बीच लाया जाए। एक योग्य विद्वान श्री राकेश सोनी जी जयपुर से हमारे बीच। सोनी जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। तो सर, आज थोड़ी बहुत चर्चा आपसे करनी है और आपसे पुराना परिचित रहे हैं हम, और आप मेरे साथ फ्यूचर स्टडी ऑनलाइन के मंच में भी हैं, तो वहाँ भी आपका स्वागत है। तो आज बड़ी दिली इच्छा थी कि आपसे कुछ बातें की जाए। तो आज सामान्य रूप से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने विषय में थोड़ी जानकारी दें, ताकि हमारे दर्शक समझ सकें कि आप ज्योतिष में कब से हैं और कहाँ पर आप बेस्ड हैं। मैं चाहूंगा आप अपना नंबर भी दें, ताकि लोग आपसे अगर संपर्क करना चाहें तो आपसे सीधी बातचीत कर सकें। जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश सोनी है और मैं मूलतः अलवर जिले से बिलोंग करता हूं और काफ़ी समय से जयपुर में रह रहा हूं। ज्योतिष में मैं आपको बताऊं कि करीबन मुझे 24 साल ज्योतिष के विद्यार्थी रहते हुए हो गए। मेरे को ज्योतिष में इसको गॉड गिफ्ट कह सकते हैं या कोई प्रकृति प्रदत्त प्रेरणा या पूर्व जन्म के कोई संस्कार बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे परिवार में ज्योतिष का दूर दूर से कोई नाता नहीं था। कोई रिश्तेदार, कोई भी संपर्क में आने वाला व्यक्ति ज्योतिष नहीं था। एक बार हमारे यहाँ राजस्थान पत्रिका में कुछ महिला ज्योतिषों के इंटरव्यू छपा और उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि भाई एक संस्था है जिसका नाम आईकास है, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज, जिसकी जयपुर में एक शाखा भी चलती है। तो वो महिलाएं वहाँ से प्रशिक्षित हुई थी और उसमें ऐसा लिखा था कि इसमें बिना किसी जात पात, बिना किसी आयु के और बिना किसी लिंग भेदभाव के ज्योतिष सिखाती है ये संस्था। तो पता नहीं, उस खबर को पढ़कर मेरे को दिमाग में ऐसा आया कि मुझे भी ज्योतिष सीखना चाहिए। जी अब उसमें एक ये आया है कि भाई, क्योंकि संडे को क्लास चलती है वहाँ, जी कि नया सेशन चालू होगा तो वहाँ जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके इंटरव्यू होंगे और उसके बाद में एडमिशन दिया जाएगा। अब मुझे ये भय था कि हो सकता है कहीं ब्राह्मणों को ये सिखाते हूँ जी और बिल्कुल इंटरव्यू बिल्कुल। इंटरव्यू में पता नहीं क्या पूछेंगे, कहीं फेल कर दे। पर मेरी दिली इच्छा थी कि मैं भी ज्योतिष सीखूं। अब ये शायद कोई भगवान प्रेरित कर रहे थे। बिल्कुल तो मैं पहले मैंने फीस का मालूम किया फ़ोन करके और फीस अपने साथ ले गया। इंटरव्यू के लिए मैं चला गया। अब वहाँ जो इंटरव्यू लेने वाले थे उस समय आए नहीं थे, लेकिन उनके एक कर्मचारी वहाँ दूसरे मौजूद थे। तो मुझे ये था कि ये मुझे कहीं इंटरव्यू में फेल कर देंगे तो मेरी तो इच्छा दबी रह जाएगी। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि मैंने भाई भाई इंटरव्यू लेने कब आएंगे? वो बोले साहब अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने कहा यार मुझे ज़रूरी काम है, फीस तुम ले सकते हो क्या? तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है आप दे जाओ। उन्होंने मेरी फीस लेके रसीद काट दी। तो उस समय मैं बड़ा खुश हुआ और मैं 1 मिनट नहीं रुका कि मैंने कहा अपना बहुत बढ़िया एडमिशन सर, हो गया। हो गया हो गया क्योंकि मेरे बिल्कुल। को एक इस तरह का था, मैं पता नहीं वो मुझे नहीं ले। वहां से मैंने फिर साहब ज्योतिष से धीरे धीरे मैंने अभ्यास करना आरंभ किया और गुरु के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से मैं ज्योतिष में वहाँ निकलता चला गया और बहुत वहाँ सुंदर। मैंने आईकास की परीक्षाओं में मेडल भी प्राप्त किया है। जी, तो मैं हमेशा कहता हूँ सर कि ज्योतिष आपको चुनता है, आप ज्योतिष को नहीं चुनते। बिल्कुल, है ना? मैं हमेशा तो ये बात वहाँ से बोलता हूँ कि अगर आपको ज्योतिष करना है या भगवान ने करवाना है तो अपने आप आपको चुन लेना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ से हमने ज्योतिष किया और ज्योतिष करने के बाद में ही फिर मेरा क्या है, थोड़ा-सा लेखन का कुछ था, तो मैंने 1-2 छोटे-छोटे से आर्टिकल कहीं लिखे थे, जी किसी मैगज़ीन में लिखे थे। तो एक दिन अखबार में मेरे को, आप फिर एक बात बताता हूँ, अखबार में मैं अपने गाँव गया हुआ था। तो जी मैंने पहला आर्टिकल एक हस्तरेखा पे किसी उसमें लिखा था। तो वहाँ गाँव में जब कुछ हमारे कोई फंक्शन था तो वहाँ सभी लोग बैठे थे, तो अखबार पढ़ रहे थे वहाँ। तो बोले यार ये तो हस्तरेखा पे किसी ने बहुत अच्छा लेख लिखा है। बहुत बोले सुंदर अपने सर। अपने सोनियों में से ये कोई है। बहुत बढ़िया क्योंकि बहुत अब बढ़िया। उसमें नीचे पत्रिका में नाम आता है भाई किसने आर्टिकल लिखा है। अब जी ये तो होता है ना भाई, अपने परिवार में से तो कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल। नाम मेरा देखा पर बोला सोनी में से। मैंने देखा, मैंने दिखाना, मैंने देखा तो वो आर्टिकल मेरा ही लगा। मैं आश्चर्यचकित रह गया, मैंने कैसे उठाया। फिर संयोग से 2 दिन बाद राजस्थान पत्रिका से मेरे पास फोन आया जी कि बोले हमने आपका आर्टिकल उस पत्रिका में से लिया है, आपसे बिना पूछे लिया, आपको कोई एतराज तो नहीं है? मैंने कोई एतराज नहीं है। मैं क्यों बिल्कुल। एतराज करने लगा? तो उन्होंने कहा आप हमारे लिए आर्टिकल लिखो। तो वहां से मेरी अखबार में लिखने की चालू हुई। उसके बहुत बाद सुंदर। 2-3 मैगजीनों ने मुझसे संपर्क किया कि आप हमारे लिए आर्टिकल लिखे। तो मैंने कुछ अच्छे विद्वानों से के आर्टिकल भी वहाँ, एक जयपुर में से निकलती पत्रिका उसमें लिखवाए। उसमें एस सी कुर्सीजा जी हैं, आपके
टीपी त्रिवेदी जी हैं आपके, ये कोई और 2 4 5 अच्छे बड़े नाम थे, उनके भी मैंने आर्टिकल वहाँ पब्लिश करवाए। अब उससे मैंने कहा कि भाई मैं उनसे बात तो करूं पर किस बेस पे करूं, तो बोले साहब हम आपको यहाँ हमारा संपादक बना देते हैं इसमें। बहुत तो सुंदर। उन्होंने मुझे उस पत्रिका में संपादक बनाया। उसके बाद सुनील जॉनसी जी से मेरा परिचय हुआ, उन्होंने अपने सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी में मुझे हिंदी एडिटर के रूप में कार्य करने का मौका दिया। वहाँ भी मैंने कुछ आर्टिकल लिखने की कोशिश की, जिनकी बहुत अच्छा लोगों का रेस्पॉन्स आया, और कुछ बहुत ही अच्छे मैंने शोध आर्टिकल लिखे, जैसा मुझे पाठकों ने बताया, क्योंकि हर जी व्यक्ति को अपना बिल्कुल आर्टिकल बढ़िया लगता है। तो बिल्कुल। वहाँ से हुई, और गुरु शक्ति मोहन सिंह जी का मेरे ऊपर बड़ा वरदस्त है, तो उनसे मैंने जैमिनी सीखी। जैमिनी तो हालांकि आईकास में भी सीखी, जी पर विशेष प्रैक्टिस मैंने शक्ति मोहन सिंह जी के साथ रहकर की। वहीं शक्ति मोहन सिंह जी के साथ मैंने कालचक्र दशा पे अभ्यास किया, और हमारे गुरुजी ने एक विंशोत्तरी विविधा करके एक नई पद्धति निकाल ली है। उसमें क्या करते हैं हम, कि जैसे ये प्रश्न हमारे मन में बार बार उठता है कि सपोज करो किसी के कोई राजयोग कारक ग्रह है जी और उसकी दशा आ जाती है, तो अब वो दशा अपने पूरे काल में अपना एक सा परिणाम नहीं देती। बिल्कुल। इस चीज को आपने भी परखा है। जैसे सपोज करो किसी के शुक्र की दशा आ गई, और शुक्र कुंडली में अच्छे घरों के स्वामी होकर अच्छे घर में स्थापित है, यानी राजयोग कारक होकर बली भी है। तो अब प्राय लोगों में ये भ्रांतियां रहती है कि भाई शुक्र की दशा आ गई तो मेरा तो अभी 20 साल का टाइम पीरियड बहुत अच्छा जाएगा, बिल्कुल 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 है एग्री। ना। पर आप देखेंगे, ठीक है, शुक्र यदि मान लो भाई शुक्र सुख भोग ऐश्वर्य का मालिक बनता है, अपन सब जानते हैं, तो नैसर्गिक फल तो वो देंगे। पर ऐसा बराबर देखने में आया है कि शुक्र ने आपको प्रमोशन दे दिया, शुक्र ने किसी व्यक्ति को वाहन और मकान भी दिला दिया। बिल्कुल हम ये कहें किसी व्यक्ति को वाहन मकान दिला दिया, क्योंकि शुक्र घर के चौथे भाव से संबंध रख रहे हैं, चतुर्थ से बिल्कुल। संबंध रख रहे हैं। अब व्यक्ति प्रसन्न होता है, भाई शुक्र की दशा ने मेरे लिए अच्छा कर दिया। लेकिन आप देखेंगे कि मकान बनाने के बाद में, उद्घाटन करने के बाद में 2 से 3 महीने के बीच व्यक्ति का ट्रांसफर ऐसी जगह हो जाता है जो जन्म स्थान से 500 किलोमीटर दूर चला गया, बिल्कुल तो लंबे समय तक रहा, यानी मकान का सुख नहीं भोग पाया। बहुत मकान सुंदर। तो मिला लेकिन सुख नहीं भोग पाया। दूसरा, कोई व्यक्ति बहुत समय से गाड़ी लेने की इच्छा कर रहा था, हम मानते हैं भाई शुक्र की दशा आई, किसी भी ग्रह की हो सकती है, शुक्र की दशा आई, उसको गाड़ी मिल गई, वो जी गाड़ी ले आया शानदार लग्जरी, लेकिन आते ही उसकी टांग टूट गई, बिल्कुल अब वो गाड़ी भी नहीं चला सका। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हम सही कहते बात हैं है। भाई दशा तो बहुत अच्छी है। दशा तो तो हम 20 ये साल की मान रहे हैं अच्छी है। हाँ, तो ये मेरे देखने में आया है, और इसका हमने प्रैक्टिस भी की है, बहुत अभ्यास किया है, मैं भी देख रहा हूँ और आप भी देखेंगे, और जो भी विद्वान हमको देख रहे हैं उस पर भी अभ्यास करेंगे। वो आप देखेंगे कि कोई भी महादशा अपनी जिस वर्ग कुंडली में, उस महादशा का स्वामी जिस वर्ग कुंडली में शुभता लिए होगा, तब उस वर्ग कुंडली के तो फल उस दशा में अच्छे मिलेंगे, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया टिप आपने दिया है बहुत। है ना। हाँ, और यदि मान लो कि वो छठे आठवें वारे चला जाता है, या किसी पाप मध्य में आ जाता है, या नीच के हो जाते हैं, तो उस महादशा में उस वर्ग कुंडली से जुड़े हुए फल उसको खराब मिलेंगे। ये बराबर देखने में आ रहा है। बहुत सुंदर, और ये बहुत ही बढ़िया एक बेहतरीन टिप आपने दिया है कि सबसे हाँ, तरीका है कि वर्ग कुंडली देख लें और उसमें उसकी स्थिति देखें और हमें पता बिल, चलेगा कि किस एरिया में बिल्कुल, है ना। प्रॉब्लम है। हाँ, लाजवाब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सोचा। क्योंकि अच्छा, मैं शुक्र नौ। दर्शकों को एक चीज हाँ, बताना चाहूंगा यहाँ पर कि राकेश सोनी जी अच्छे विद्वान तो है ही हैं, और सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी का भी जिक्र इन्होंने किया। और सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी जो भी यूट्यूब में हमारे दर्शक पाठक होते हैं वो इसके विषय में जानते हैं। सुनील जॉन जी इसके कार्यकर्ता है, और बेसिकली मुंबई बेस्ड है संस्था, और ये बहुत भारतवर्ष में ज्योतिष को प्रचार प्रसार कर रही है। तो उसके हिंदी एडिटोरियल में हमारे राकेश सोनी जी संपादक हैं। तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि एक सबसे बड़ा ब्रांड इस समय जो देखने में आ रहा है ज्योतिष का, वो सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी ही है। और स्वयं मैं भी उनसे जुड़ा हूँ, मैं भी उनके यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करता हूँ, उनके मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, उनकी मैगजीन भी मैं देखता रहता हूँ। बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक, और सबसे अच्छी बात कि हमारे आदरणीय मित्र जो हैं राकेश सोनी जी, वो उसके संपादक है। तो पिछले 1 डेढ़ साल पहले इन्होंने एक आर्टिकल उसमें दिया था, सुनील जॉन जी के साथ साक्षात्कार के रूप में इन्होंने बताया था। मैं चाहूंगा दर्शकों से आप उसको भी अवश्य देखें, ताकि आपको पता चले कि राकेश सोनी जी की गहराई किस हद तक है, वो कितने उच्च दर्जे के विद्वान है। तो यहाँ मैं पूछना चाहूंगा कि आपने बताया जेमिनी तो आपने कर ही ली, इसके अलावा जो आजकल जो एक ट्रेंड चला है तो कॉल्ड कि इंस्टेंट ज्योतिषी पैदा हो रहे हैं, जैसे कि न्यूमरोलॉजी हो गई है। न्यूमरोलॉजी में भी विस्तार पूर्वक है, फोन नंबर वाली मोबाइल वो हो गई है, टैरो ऑफ कोर्स एक रीजन है, प्रश्न भी एक वो है। तो ये जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज वगैरह जो आए हैं, मतलब अब ज्योतिष ज्योतिष ना होकर शो बिजनेस हो गया, सीधे शब्दों में कहूँ, मतलब बहुत
बड़ा लेवल हो गया है कि आप देखो कि आज हर अगर हम 10 लोगों को गिने तो उसमें 3 लोग आपको ज्योतिष की किसी न किसी बिरादरी से टच मिलेंगे ही मिलेंगे। और उसमें 99% तो इजी अर्न का चक्कर है कि भाई मैं बहुत जल्दी कर लूं। जैसे आपने बताया कि आपको 24 साल करीब हो गए, मैं स्वयं 20 साल लगा के बैठा हूँ। बावजूद देखने में ये आता है वो लोग इंस्टेंट होता है ना कि इंस्टेंट हिट है मतलब। और वो बहुत एक दौर चला वर्कशॉप्स का कि आप 3 दिन की वर्कशॉप कर लीजिए, आपको हम एक्सपर्ट बना देंगे, 2 दिन की कर लीजिए एक्सपर्ट बना देंगे। तो ये जब आ रहा है तो एज ए स्कॉलर, हम लोग अभी स्कॉलर मानता हूँ कि हम पढ़ ही रहे हैं, ज्योतिष बहुत बड़ी विद्या है। मतलब मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि मतलब ये तो ठीक है कि चलो कुछ ना होने से कुछ तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे ज्योतिष जगत को, मेरे जो मैं समझ पा रहा हूँ, कुछ हानियां भी हो रही हैं, क्योंकि जो मेन चीजें हैं वो कहीं पीछे छूटती जा रही है। तो मैं इस पे चाहूंगा आप थोड़ी सी अपनी चर्चा करें। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज क्या है कि ये मीडिया जगत का जो बोलबाला है, टीवी का, यूट्यूब का, कंप्यूटर का या मोबाइल का, और जो क्विक ज्योतिषी तैयार हो रहे हैं वो ये सोचते हैं कि हमको तो पीछे कोई गणित से कोई लेना देना नहीं है, यानी इसके पीछे क्या गणनाएं काम कर रही है। जी उनको तो ये पत्रिका में ये चीज देखी तो ये रिजल्ट मिलना चाहिए, बिल्कुल। और उनको वही पढ़ाया जा रहा है। उनको केवल ये पढ़ाया जा रहा है लगने में मंगल हो तो ये होगा, लगने में बुध हो तो ये होगा, बस वो केवल इतनी नॉलेज इतनी तक आ रही है। ज्योतिष पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कोर्स करना भी कोई बुरी बात नहीं है, परंतु इन कोर्सों को हम केवल उसके प्रति रुचि जागृत करने या नॉलेज बढ़ाने तक ही रखें। बहुत जबकि सुंदर। हो क्या रहा है, हम 4 दिन कहीं किसी से ज्योतिषी पढ़ते हैं और खुद ही घर के बाहर एक बोर्ड लगाकर बैठ जाते हैं या अपने बहुत आप के सुंदर। आगे ज्योतिषाचार्य लिखना बैठ चालू कर देते हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए आचार्य की डिग्री के लिए संस्कृत यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटीज में काफी कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद में आचार्य मिलता है। बिल्कुल फिर ऐसे लोग क्या करते हैं कि यदि फलित नहीं बैठता तो यहाँ एक बात मैं बिल्कुल विशुद्ध रूप से कहना चाहता हूँ और क्षमा के साथ कहना चाहता हूँ, यदि किसी को बुरा लगे तो मुझे क्षमा करें। आजकल इस तरह के ज्योतिष बनने के, यानी 2 3 4 दिन में जो ज्योतिषी बन रहे हैं, 7 दिन में जो ज्योतिषी बन रहे हैं, उसमें होता क्या है कि जातक ने तो केवल ये सॉरी उस ज्योतिषी ने जो सीख के आया नया, उसने तो ये पढ़ा है कि भाई ऐसा होने से ऐसा होगा। अब यदि नहीं होता है तो उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है। बहुत सुंदर। कोई व्यक्ति किसी को, दूसरे को व्यक्ति को जो जन्म पत्रिका दिखाने आया उससे कह रहा है कि भाई लग्न में मंगल होने से ये हो रहा है, ठीक है, तीसरे में मंगल होने से ये हो जाता है, ठीक है। अब सामने वाले जो जातक उसके पास जन्म पत्री दिखाया है उसने सारी बातें मना कर दी कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। तो अब वो क्या करेगा, क्योंकि हमारे में एक ये है कि हम अपने आप को विद्वान साबित करने का पूरा प्रयास करते हैं और हमारी ठीक है। गलती को स्वीकार नहीं करते। बिल्कुल। अब वो क्या कहेगा, सीधा सीधा से मैंने 2 चीजें देखी और मैंने बहुत देखी है, क्योंकि मैं अपने लेखन के दौरान कई ज्योतिषियों से मिला हूँ, कई विद्वानों से मिला हूँ और मैं चर्चा करता रहता हूँ, आपकी तरह मैं अच्छे ज्योतिषियों से संपर्क भी करता हूँ। बहुत वो क्या करते हैं कि आपके साथ ये घटना नहीं हो रही तो सब आपका जन्म समय खराब है, गलत है। बिल्कुल। बिल्कुल ये बहुत बड़ा एक चल रहा है बात, आजकल। एक है ना, एक बात ये आ गई। वो कहता है नहीं साहब मेरा हॉस्पिटल में जन्म हुआ था, ठीक है, उसने भी तर्क दिया अच्छा। तो वो क्या कहते हैं, मुझे तो लगता है साहब आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया, बिल्कुल बिल्कुल ये भी है बात ना। चल रही है। हाँ, किसी ने कुछ करवा दिया या कोई टोने टोट का प्रभाव है, इसलिए आपको मिलना तो चाहिए था लेकिन मिल नहीं रहा, ठीक है। ज्योतिषी अपनी गली निकाल के बच जाता है, जबकि ऐसा वाक नहीं वाक है। पटुता, वाक पटुता जो। वाकपटुता, ऐसा नहीं है। क्योंकि ज्योतिष में मंगल लग्न में बैठ के क्या फल देगा, इसके पीछे ऋषियों ने सैकड़ों पेज लिखे हैं, उसके बाद में एक शब्द लिखा है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमको जो मूल ग्रंथ है उनका अध्ययन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मूल ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद में ही आप ये तय कर सकते हैं कि जो मंगल लग्न में बैठ के आपको फलित दिखा रहे हैं, वो हो सकता है कि किसी नक्षत्र में विशेष में जा चले गए हो जिस वजह से फल नहीं दे रहे बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है कि किसी वर्ग कुंडली में मंगल वहां किसी अच्छी या अशुभ जगह बैठे हुए हों, वहां फल नहीं दे रहे। दूसरा कि हम वृश्चिक लग्न के बारे में एक सामान्य उदाहरण दे, वृश्चिक लग्न देखते किसी का बोल देंगे भाई ये लग्न है तो इसके ये फल होंगे, जबकि आप देखेंगे ग्रंथकारों ने वृश्चिक लग्न के भी 3 फल बताए हैं कि 0 से 10 डिग्री के मध्य लग्न होगा तो जातक ऐसा, 10 से 20 बिल्कुल के बीच बिल्कुल। में बिल्कुल ऐसा, 20 से 30 के बीच में देशकाण के आधार पे। तो बिल्कुल। ये फल बदल जाता है, जबकि एक जो क्विक ज्योतिषी जो आ रहे हैं इस चीज का उनको ध्यान नहीं है, वो अरे वहां तक ज्योतिष को जाते ही बदनाम नहीं। कर, बस, है ना। इससे होता क्या है कि जो जातक आ रहा है, जो प्रच्छक आ रहा है, वो ये धारणा लेके जाता है यार ज्योतिष तो बकवास है। बहुत बढ़िया। तो क्योंकि एक मेरे बहुत पास में भी एक जी एक जी। बात और बोलूं, मेरे पास में भी कुछ आधुनिक विज्ञान पढ़े हुए स्टूडेंट भी आते हैं, उनको उनके माता पिता लेके आते हैं। वो मेरे पास आते ही, आपके पास भी होंगे, सभी ज्योतिषियों के पास हो सकते हैं। बिल्कुल। वो
वो आते ही ये कहते हैं कि साहब हमको तो विश्वास नहीं, हमारे माता पिता ले आए जबरदस्ती। तो मैंने कहा भाई ऐसा तुम्हारी धारणा क्यों? बोले साहब ज्योतिष से तो विज्ञान नहीं है। तो मेरा उनसे एक प्रश्न रहता है कि शुरू शुरू में तो मैं भी थोड़ा हिचकिचाता था, तो मैंने कहा क्या जवाब दें, लेकिन अब तो मैं बहुत अभ्यास हो गया। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई चलो ठीक है, आपका विज्ञान बढ़िया है, ज्योतिष खराब है। मैंने कि आपके इस विज्ञान को हम विज्ञान मानकर अच्छा मान ले, इसका क्राइटेरिया कौन तय कर रहा है बहुत कि बढ़िया, विज्ञान अच्छा है? तो वो कहते हैं नहीं साहब हम पढ़ के आए यूनिवर्सिटी में ये है। तो मैंने कि यूनिवर्सिटी में जो यूजीसी तो तय करती है भाई साइंस पढ़ना है क्या करना है। मैं कि यूजीसी ज्योतिष सब्जेक्ट भी पढ़ाती है यूनिवर्सिटी में। तो मैंने कि आपका तो विज्ञान यूजीसी ने तय कर दिया जो तो बढ़िया हो गया, और ज्योतिष खराब हो गया। तो मैं कि जबकि दोनों को तय एक ही संस्था कर रही है यूजीसी, तो मैं कि ज्योतिष कैसे गलत हो गया? क्योंकि हमारे पास उनकी बात को साबित करने या उनको संतुष्ट करने के वैज्ञानिक तरीके नहीं है, इसलिए नहीं, ज्योतिष प्राय पिछड़ जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत उसका रीजन ये है कि हमने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, क्योंकि हमारे शास्त्रों में सारी बातें लिखी हुई है। आप सभी ज्योतिषी हैं, आप भी विद्वान, आप जानते हैं। आप देखें कि वो लिखते हैं, हमारे शास्त्र में लिखा है किसी महिला यदि कोई गर्भवती है तो उसको संतान कब होगी? जब चंद्रमा उसके गर्भ धारण के 9वें चक्कर में आएंगे, बहुत बढ़िया, पंचम भाव को देखेंगे, तो ये दिनों की अपन काउंटिंग करेंगे तो वही दिन आते हैं जो मेडिकल बताती है। बहुत लेकिन बढ़िया, बहुत चंद्रमा भी 28 दिन घूमते। तो विज्ञान तो विज्ञान है, ज्योतिष भी अपनी जगह विज्ञान है। बिल्कुल। हाँ तो यहाँ मैं बात स्पष्ट करूंगा कि जो अब शास्त्र की चर्चा चली है और आजकल एक और ट्रेंड देखने में आया कि जो ये सो कॉल्ड जो ज्योतिषी हैं तथाकथित छोटे लेवल पे जो आते हैं इंस्टेंट ज्योतिष, ये नकार देते हैं कि जी ये फल जो है पराशर जी ने गलत बताया है, ये लागू नहीं हो रहा है, या मानसागरी में एक फल आ रहा है जी ये नहीं है। चाहे उन्होंने वो पढ़ी ना हो वो एक अलग बात है। और मैं खुद आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं जब लोगों को बताता हूँ लोगों को यकीन नहीं होता। मैंने फल दीपिका 21 बार पढ़ी है, मतलब मैं हाँ ठीक है, बिल्कुल बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 21 बार पढ़ के भी मुझे समझ में ये नहीं आया कि वो जो जो शुरू के 2 चैप्टर है ना कारकत्व वाले, कि हाँ बिल्कुल क्या कारकत्व है, वो इतना बढ़ गया है। मतलब उसमें तो 4-5 चीजें दे दी हैं उन्होंने, छोटा सा जैसे उदाहरण के लिए बताऊंगा कि उन्होंने धातु सूर्य से बोला है। हाँ सही है। आजकल सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी गुरु से देख रही है कि पीला रंग होता है। पीला रंग होता सही है। कहीं ना कहीं हम गलत हो रहे हैं ना। उन्होंने तो लिखा है सोने से, और वो हजारों साल पहले लिखा गया है। जाहिर सी बात बिल्कुल है, कुछ तो पकड़ा होगा। क्या उनको उस समय बृहस्पति पता नहीं था? क्या उसका रंग पता नहीं था? उन्होंने क्यों लिखा है? तो यहाँ तक तो हम जा ही नहीं रहे हैं। तो कहने वाला ये कि कारकत्व प्रतिदिन बढ़ जाते हैं। उत्तर काल अमृत में बहुत अच्छे कारकत्व दिए गए हैं, वो भी हमने पढ़ी। लेकिन फिर भी मैं जब इतनी बार पढ़ता हूँ देखता हूँ हर बार एक नया आ जाता है कि यार ये ग्रह से देखा जाएगा। और ये तो चलो कुछ मिक्स भी आते हैं। जैसे हम अगर स्टील की बात कर लें, तो स्टील को अगर आप देखें तो ये 2 ग्रहों से मिलकर आ रहा है, एक आ ग्रह रहा है, सही है। नहीं देख सकते। अब उसमें किसकी मात्रा कितनी ज्यादा है, अब सही है। लोहे की मात्रा है या निकल की मात्रा है, वो सब भी है। तो खैर वो एक अलग चर्चा हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्या जो शास्त्रों में लिखा है वो आज के रूप में, क्या जो नई पीढ़ी है वो गलत तो नहीं जा रही है? क्योंकि मैं स्वयं भी पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ा भी है, और वो है तो ऑथेंटिक, इसमें कोई वो नहीं है कि जो उन्होंने लिखा है वो बिल्कुल सत्य है। अब हम वहां तक नहीं जा पा रहे या हमारी सोच वहां तक नहीं जा रही, वो एक अलग समस्या हो जाएगी। तो मैं चाहूंगा जरा इस पे भी आप प्रकाश डालें कि जो उन्होंने लिखा है, और कुछ उदाहरण भी देखने में आए हैं। जैसे एक चर्चा है खेट कोटुकम, एक जो लिखी गई है खान के बिल्कुल द्वारा। उन्होंने 8वें भाव में कुछ ग्रहों की स्थिति के बारे में लिखा है, वो उनकी वैसी लैंग्वेज में। और वो आप मनमोहन सिंह जी की पत्रिका, जो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे हैं 2 टर्म्स में, परफेक्ट बिल्कुल। बस, धनु लगन में हो और ऐसा ये हिसाब हो, अष्टम में ये चीजें हो, तो ऐसा व्यक्ति बिना किसी बात से राजा बन जाएगा। और ठीक है। वो सबने देखा। तो मैं चाहूंगा इस तरह की आप जरा इस पे कुछ प्रकाश डालें कि जो शास्त्र जो बता रहे हैं वो सूत्र, जैसे अभी आपने मंगल का बहुत अच्छा उदाहरण दिया, स्वयं मेरे लगन में मंगल है, शास्त्रों में क्लियर एक लाइन पड़ गई है कि उसके माथे पे निशान होगा, निशान होगा, सही है। मेरे तो नहीं है। तो आप हाँ देख सही है, सकते हैं, बिल्कुल। तो है ना। मैं अब ये जो बातें उठती हैं, अब उसमें 2 बातें आएंगी। एक तो सो कॉल्ड ऐसा ज्योतिषी जो उस लीग को छोड़ने को तैयार नहीं, परंपरा से जुड़ा ठीक है। हुआ है, वो उसको मानना ही है क्योंकि उसके फोर फादर्स ये कर्म करते थे। एक वो ज्योतिषी जो नया आया है, जिसने एक लाइन पढ़ ली लेके चल रहा है। अब जो बीच सही में है। आ जाते हैं हम आप जैसे लोग जो इस पे लगे हुए हैं, भाई उसने ऐसा क्यों लिखा होगा, इसके पीछे का तर्क क्या है, नक्षत्र क्या है, राशि क्या है, उच्च नीच वगैरह वगैरह, वो सब बातें भी हैं। तो मैं चाहूंगा इस पे भी थोड़ी सी आप प्रकाश डालें। जी।
देखो, शास्त्रों की हम जो बात करते हैं, क्योंकि ऋषियों ने अपनी दूरदृष्टि से, या यूं कहें कि हम तो ऐसा मानते हैं, हमारे गुरुजन भी ऐसा कहते हैं, आप भी इस चीज को मानते हैं, क्योंकि वो अपने तपोबल से या ध्यान बल जी से जी जी, बिल्कुल ग्रहों से प्रत्यक्ष चर्चा करते थे, है ना। यानी कि ग्रह में बिल्कुल उसके ही आप अपनी ये मान के चलो फ्रिक्वेंसी को उनके लेवल तक ले जाके उनसे बात करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ऋषियों ने लिखा है वो प्राय गलत नहीं है ना। आप सभी शास्त्रों में देखेंगे, सभी शास्त्रकारों ने ये लिख दिया कि भाई हमने तो हमारी बुद्धि से ये बताया है, बहुत बढ़िया। और आप इसको देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने हिसाब से देखें, बिल्कुल क्योंकि इस चीज को अपन बिल्कुल प्रत्यक्ष माने, क्योंकि आप सब व्यक्ति हैं, और ये एक मानसिक, या यूं मान के चलो कि मानवीयता होती है कि कोई भी कवि, कोई भी लेखक, या कोई भी किसी चीज का आविष्कारक अपने समय के या अपने काल के आसपास जो भी परिप्रेक्ष्य घटनाएं होंगी, बिल्कुल कहीं ना कहीं उन चीजों को ध्यान में रख के बात लिखता बिल्कुल। है ना। और आगे क्या होगा उनको पता तो रहता है कि आगे क्या होगा, ये वो संभावनाएं व्यक्त कर देता है। अब इसको अपन दूसरे अर्थों में देखें कि जो शास्त्र या ऋषि या पूर्वज लिख रहे हैं, उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता पूर्ण से बहुत आगे तक का सोच के लिखा है। हम उस चीज को तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक हम उस चीज से प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर लेते। ठीक है। आज से करीबन 10-20 साल पहले की मैं बात करूं, जो कुछ बुद्धिजीवी, तथाकथित बुद्धिजीवी बोलूंगा उनको मैं, जो जी विज्ञान के पक्षधर रहे थे, वो महाभारत की कथाएं या रामचंद्र मानस या भगवान रामचंद्र जी की लीलाओं को पढ़कर, या भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को पढ़कर थोड़ा सा हंसी के या हास्य के रूप में लेते थे। आप किसी से बात करो, कोई साइंस के पढ़ने वाले स्टूडेंट से, कि भाई भगवान, या यूं मान के चलो भगवान श्री कृष्ण ने संजय को ऐसी शक्ति दी थी कि बैठा बैठा दूर तक देख सका, तो वो उस समय हंसी करते थे कि ये कल्पना है, कपोल कल्पित कल्पना है। और लेकिन आज मैं आज और आप ऐसे ही अपन बैठे। बात कर रहे हैं ऐसे ही, है ना। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जब तक ये चीजें हमने देखी नहीं थी, इसलिए हमको कपोल कल्पित लग रही थी। बिल्कुल। लेकिन ऋषियों की दूरदृष्टि से सारी चीजें थी, तो जो शास्त्र में जो योग ऋषियों ने लिखे हैं सारे हुबहू बैठते हैं। अब ये है कि व्यक्ति प्रयोग धर्मी है या प्रयोग करता है, उसमें किसी चीज में और किसी चीज को मिक्स कर देगा, तो अब वो क्या चीज मिक्स कर रहा है जिसकी वजह से क्या नई चीज बन रही है। तो अब ज्योतिषी को भी इस चीज का ध्यान रखना होगा कि एक ग्रह के प्रभाव में यदि दूसरे ग्रह का प्रभाव आ जाता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। कि अपन इस चीज को पक्का देखें कि दो दो अलग अलग तरह की भिन्न वस्तुओं को, तत्वों को हम मिलाते हैं तो कोई नई तीसरी चीज निकल के आती है। तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई ये इसमें तो ऋषि ने यही लिखा था, ये नहीं है। हम देखें कि भाई ऋषि ने ये भी बताया कि आप दूसरे ग्रह के प्रभाव को मिला दोगे तो इसमें क्या रिजल्ट आ जाएगा। बहुत क्योंकि बढ़िया। इस चीज को मैं सीधे अर्थों में यूं कहूं कि ऋषि ने स्पष्ट रूप से लिख दिया कि चंद्रमा से शनि का, राहु का या केतु का जब संबंध जुड़ जाता है निकटवर्ती, और चंद्रमा पीड़ित भी हो जाए, तो उन्होंने इसको कह दिया भाई भूत पिचास ऊपरी वादा का योग है। तो शास्त्र में लिखा हुआ है। बिल्कुल पर आप इस चीज को भी देखें, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर जब इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, मेरा ऐसा खुद का सोचना है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, पर आप यदि अभ्यास करेंगे तो हो सकता है शायद आप भी मेरी बात की पुष्टि करें। हम देखते हैं कि चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा विशुद्ध रूप से मन का ग्रह है। ऋषि ने लिख दिया कि भाई चंद्रमा के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव आ जाता है तो मन क्लांत हो जाता है। ठीक बिल्कुल है। एग्री एग्री। आप देखें कि जो मनोरोगी होते हैं उनकी कुंडली में भी चंद्रमा पीड़ित रहता है, और बिल्कुल जो मनोरोग का ट्रीटमेंट करते हैं उनकी कुंडली में भी चंद्रमा पीड़ित रहता है। बिल्कुल। इनफैक्ट डॉक्टरी के लिए तो कहा ही गया है कि चंद्रमा पीड़ित होना हाँ, चाहिए। पीड़ित होना चाहिए, है ना। तो अब बिल्कुल। अंतर कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि अंतर तो कहीं ना कहीं आएगा ही। बोल। दूसरा आप देखें कि पिशाच योग या भूत पिचाच योग पहले भी था। पहले तो जैसे मान लो भाई किसी की हमने कह दिया कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, भूत पिचाच का योग है। भूत पिचाच का योग आज भी है, आज भी जो मिलेगा योग, नाम बदल गए लेकिन लक्षण वही रहते हैं। बिल्कुल भूत पिचाच के योग में किसी के सींग नहीं उड़ रहे, कुछ नहीं हो रहे, इस राक्षस रूप में नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसका जो व्यवहार है, उसका बिल्कुल। बर्ताव है, ये उसके लक्षणों के आधार पर उन्होंने उपमा दी है। बहुत बढ़िया बहुत आप देखें, किसी इस चीज को अन्यथा नहीं ले, कोई व्यक्ति किसी सेक्टर विशेष में विशेष अध्ययन करता है, विशेष उसमें जुट जाता है,
तो आप देखेंगे वो लाइफ के दूसरे सेक्टरों से धीरे धीरे कटने लग जाता है बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल ना? इस बिल्कुल चीज को आपने बिल्कुल। देखा। अब आप देखें, मैं एक बात करता हूँ सामान्य, आपने अधिकांश देखा होगा जो मेडिकल में बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, मेडिकल डॉक्टर होते हैं, बहुत बड़े सर्जन होते हैं, जिनके पास जी फुर्सत नहीं मिलती अपने लिए, है ना, वो व्यक्ति खूब पढ़ा लिखा होता है, खूब विद्वान होता है, खूब ज्ञानी होता है, लेकिन आप देखेंगे कि 100 में से 80% ऐसे बड़े अधिकारी, ऐसे बड़े डॉक्टर, ऐसे बड़े इंजीनियर, वो अपने से पिता की उम्र के व्यक्ति से तू तड़ाके से बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है, हॉस्पिटलों में देखा है ना आपने? तो बिल्कुल क्या उसको इतनी नॉलेज नहीं है कि भाई ये मेरे पिता की उम्र का है, इसको मैं तरीके से बात करूं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री हूँ। है ना? है ना? क्यों नहीं करते? क्योंकि वो अपने कार्य में इतने डूब गए कि लाइफ के और सेक्टर कट गए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल है, है बिल्कुल। ना? हाँ, क्योंकि उनका वो क्षेत्र इतना प्रबल हो गया कि उनको और सेक्टरों का ध्यान नहीं रहा कि इनको किस तरह से करना चाहिए। तो जो पैशाच योग था वो अब यहाँ ऑपरेट हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और वो इस है तरीके ना? से ऑपरेट हो रहा है। इस तरीके से ऑपरेट हो रहा है। आप देखो उनके भी चंद्रमा पीड़ित है राहु शनि से, लेकिन वो सन की या एक जिसको कहते हैं ना अखड़े या बोलने में कुछ भी बोल देवे, वो इस तरह बिल्कुल। के हैं। तो ये और मैं तो योग ये भी समय। कहूंगा कि जो अक्सर इस तरह के जो लोग हैं, सो कॉल्ड एक्सपर्ट इन एनी फील्ड, वो ऐसे ही हाँ हाँ, वक्खड़ ही हैं, ऐसे ही, तभी वो वहां ऐसे तक ही हैं, है। तभी वो वहां हाँ, तक क्यों? हैं, क्योंकि बिल्कुल। उसका जैसे उसका बेस्ट रीजन, एग्जांपल मैं कहूंगा नाना पाटेकर को आप देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आप उनको भाई, अकड़ू वो मानेंगे। जब पकड़ू आप मानेंगे, उनसे जब फर्स्ट टाइम मिलेंगे आपको लगेगा कि बहुत वैसा आदमी है, और ऐसा आदमी है। उसकी इमेज क्रिएट हो गई है, लेकिन इमेज लाजवाब क्रिएट है। एक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं, बाकी हाँ चीजों से कट बिल्कुल गए। ये भाई, होता उसका है, रीजन बिल्कुल ये है बिल्कुल कि उन्होंने अपना सारा ध्यान एक जगह केंद्रित कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ये बढ़िया। तो शास्त्र के योग गलत नहीं हो सकते, हम गलत हो सकते हैं। सो किस तरीके से देखने हम का उसको तरीका गलत हो सकता है। देखने का और तरीका वैसे भी गलत हो। आजकल तो हमारी शाम को चर्चा चली रही है, और उसमें हम बिल्कुल हाँ सरलता से बता देते हैं कि भाई टीचर्स ये बता रहे बिल्कुल हैं, जहाँ तक वैसा निकलता भी है, वो अलग बात है कि बिल्कुल बाद में वो बिल्कुल लाइन चेंज कर ले, वो अलग बात बिल्कुल बिल्कुल। है। जी दूसरी बहुत बात एक अच्छा। मैं आपको निवेदन करूं इसी जी संदर्भ में, क्योंकि हमारे पास एक कुंडली आई थी बहुत पहले, तो वो जी कुंडली उन्होंने एक एज ए परीक्षा के तौर पे दी थी कि भाई इस कुंडली में देखो संतान से जुड़ी क्या समस्या है। जी तो अब वो कुंडली मेरे पास भी मेरे गुरुजी के द्वारा आई, कि मेरे गुरुजी ने मुझे दी कि बोले मेरे पास राकेश जी ये कुंडली आई है, इसमें देखो संतान की। मैंने गुरुजी आपने देख ली? बोले देख ली। बोले संतान के बारे में देखना। मैंने कहा आप कह रहे हो तो कोई बात इसमें स्पेशल है। तो जब गुरुजी हमको कुंडली देते हैं या हमारे ऊपर यूं मान चलो उस समय परीक्षा का भी वो आ जाता है, भाई गुरुजी दे रहे हैं तो कोई ना कोई रीजन होगा। मैंने समस्त शास्त्रों को देखा कि भाई उसमें क्या योग आते हैं। तो उसमें मुझे एक शंभु होरा प्रकाश की बात है, शायद शंभु होरा प्रकाश में एक ऐसा योग मिला कि उस महिला की कुंडली में यदि ये योग होते हैं तो उसके गर्भ नहीं होता, ऐसा कुछ योग है उसमें। तो मैंने कहा गुरुजी इसकी कुंडली में ये योग मिलता है, ठीक है। बोले इसका कोटेशन लिख करके आप रख लो। शाम को जब वो सज्जन आए तो उन्होंने वही रिपोर्ट बताई मेडिकल की, इस महिला के जन्मजात गर्भ बना ही नहीं। बहुत बढ़िया। तो अब देखो कि शास्त्रकार ने, ऋषियों ने इतने सालों पहले इस चीज को लिख दिया, तो सारी की सारी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बैठती गलती हमारी है बस। हम दूसरा हम वहां क्या तक नहीं करते सोच हैं, पा रहे, हम वहां तक हाँ नहीं सोच। हम क्या करते हैं कि उस चीज को उसी परिप्रेक्ष्य में लेकर जा रहे हैं, वर्तमान संदर्भ में उसका उपयोग नहीं कर रहे। क्योंकि एक सम्मेलन में मैं बात करूं, एक सम्मेलन में शायद आप भी शायद वहां थे या नहीं थे, एक सम्मेलन में एक महिला ज्योतिषी जो पीएचडी है या संयुक्त जी से, उसने ये लेक्चर दिया कि प्रश्न काल में जब कोई जातक आता है तो जब दीपक की लौ देखनी चाहिए किधर जा रही है, उसके आधार पर जवाब दे। अब हमने बाद में उनसे पूछा कि मैंने कि आपका कहना सही है, शास्त्र में लिखा है, पर ये बात जब की लिखी है जब लाइटें नहीं होती थी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। जब दीपक जलाते थे। आज के जमाने में कितना ज्योतिषी दीपक जला के उसकी लौ देख रहा है। और पहले तो सर, अब तो एसी और पंखे का जमाना है, दीपक को जलाएगा हाँ, कौन जलाएगा? तो अब ये क्या है, लोग अब बदलना नहीं चाहते। दूसरा ऐसा ही नहीं। प्रसंग आता है, एक बड़े अच्छे जो अपने आप को बड़े भारी विद्वान तांत्रिक कहते हैं, टीवी पे भी खूब आते हैं, उन्होंने दिया था साहब आपको कोई मंत्र सिद्धि चाहिए तो बघेरे की खाल पे बैठना चाहिए। तो अब हमसे सोच पूछा जाए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बघेरे की खाल पे कोई व्यक्ति कैसे बैठेगा, क्योंकि ये जेल प्रतिबंधित पहले चला चीजें हैं, जाएगा। जेल पहले चला जाएगा। अब ये क्या है, ऐसे लोग ही कहीं ना कहीं ज्योतिष को हास्य बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बदलना बिल्कुल ही नहीं चाहते बिल्कुल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। बिल्कुल सर, ये मैंने भी देखा है, ये दिवाली के आसपास कुछ प्रयोग आने लगते हैं कि जी उल्लू का बाल रख लीजिए, है ना, कौवे हाँ का नाखून रख लीजिए। अब बताइए, मतलब इस तरह बिल्कुल की बातें जब समाज में आएंगी तो कहीं ना कहीं ज्योतिष से विश्वास तो दिखता ही है, बिल्कुल। क्योंकि वो और पॉसिबल दूसरी चीज, बिल्कुल वो ऐसे कहते हैं कि जैसे मान लो भाई बिल्ली की जेर लिया हो धनी हो जाओगे, आज इस तारीख को करके पीपल में से ये लिया वो लिया। अरे भाई इसी समय में ये होते थे, पर इसके साथ साथ कोई मांत्रिक या तांत्रिक प्रयोग भी होते थे, तब ऐसा संभव था। आजकल के लाकर रखने से ही नहीं होता। ऋषियों ने कहीं नहीं लिखा कि आप कर्म नहीं करें। आप बिल्कुल देखें कि ये श्री सूक्त है या आपके ये
सोने का शंकराचार्य जी ने एक रखा था, जहाँ आंवलों की वर्षा हुई थी, सोने के आंवलों की, ऐसा कहते हैं। श्री सूक्त में सोना कैसे बनाया जाता है, जो प्राचीन विधि थी, ये लिखा हुआ है। श्री सूक्त में है ना कि सोना किस प्रकार निर्मित होता था, यानी कि कीमियागिरी है, रसायन शास्त्र की कीमियागिरी है उसमें सारी सारी। और हम क्या करते हैं कि श्री सूक्त पढ़ दो तो धन आने लग जाएगा। अरे कैसे आने लग जाएगा जब तक आप कर्म नहीं करोगे? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। है ना, तो ऐसी चीजें ही ज्योतिष को बदनाम करती है। तो पहले आप कर्म करें, उसके बाद में देखें। दूसरी बात कि जन्म पत्रिका में सब कुछ होते हुए भी आपको यदि अवसर नहीं मिलता है, माहौल नहीं मिलता है, परिस्थितियां नहीं मिलती है, तो ये योग काम नहीं करते, क्योंकि वहां पहली शर्त है कि ग्रह स्थिति, आपके पूर्व जन्म में किए गए कर्म, वर्तमान में चल रहा गोचर और परिस्थिति, ये चारों मिलकर ही आपको फलित करती है। यदि इनमें से एक भी पिछड़ जाती है तो मामला कमजोर हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी। मैं एक छोटी सी जानकारी और लेना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। अक्सर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में चलता है कि जो सो कॉल्ड जो पढ़ लिख गए हैं ज्यादा लोग, ब्रह्मांड को हमने असीमित है, उसको हमने वैसे बांध लिया है कि भाई 360 डिग्री है, क्योंकि वहां तक आदमी देख पाता है। और जबकि बिग बैंग थ्योरी भी ये कहती है कि ये प्रतिदिन एक्सपेंशन ले रहा है, बढ़ रहा है। तो मान लें कि हम 360 डिग्री पे पूरी गोलाई ले लेते हैं, तो जो अक्सर हमारे विद्वानों के लिए, हम सब भी देख रहे हैं, साइंस भी मानती है, नासा भी इस पर काम करती है। अब इसको हमने स्थूल रूप से समझने के लिए 12 राशियों में बांट दिया। वही 30-30 डिग्री प्रत्येक की होगी। कोई राशि बड़ी भी है, कोई छोटी भी है, तो खैर उस पर कोई चर्चा करता ही नहीं, वो तो 30 डिग्री मान के चल रहा है। अब कुछ उस पे जो केपी पद्धति वाले हैं वो थोड़ा इस पे काम करते हैं, फिर उसको भी एडवांस में ले गए हैं वो कस्पल इंटरलिंक वाले। लेकिन कुल मिला के जो समझ में आती है बातें, मतलब इतनी विद्याएं हैं, मतलब नाड़ी है, जैमिनी है, वैदिक है, लाल किताब है, न्यूमरोलॉजी है, ये है वो है, मतलब बहुत सारी, मान लेते हैं 20-22 चीजें हैं। लेकिन कंसर्न सिर्फ ये है कि हम जातक विशेष के भावी जीवन को कैसे अच्छा कर सके, आप किसी भी तरीके से डील कर लो। अब यहाँ पे एक सवाल अक्सर उठता है कि ये जो राशि जो कॉन्सेप्ट आता है, हमने मेष से लेके मीन तक 12 राशि हमारे ऋषि मुनियों ने दिया, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो ये जो राशि है बेसिकली, जो मतलब मेरी जो समझ कहती है वो ये कहती है कि राशि आपको एक एटमॉस्फेयर देती है काम करने के लिए। भाई आप या कोई भी ग्रह वहां पर किस तरह से काम करेगा या किस तरह से बिहेव करेगा। तो अब इस पे अक्सर ये देखने में आया कि जैसे आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि वृश्चिक के 3 सिद्धांत दिए गए हैं शास्त्रों में, वैसे हर एक के दिए गए, लेकिन हम वृश्चिक को ज्यादा अहमियत देते हैं कि वो 8 भाव से ली गई। तो अब ये जो राशि आई, तो राशि का एक पैरामीटर हमने दे दिया। अब इसको अगर यूं समझें कि कोई व्यक्ति पैदा हुआ 25 डिग्री के लगन में, 30 डिग्री पे वो राशि खत्म होनी है, सामान्यतः हम ये मान रहे हैं। और एक व्यक्ति शुरू के 5 डिग्री में पैदा हुआ है, सही है, अब उसको जो 5 वाला है उसको तो 25 डिग्री उसी राशि में चलना है आगे उसके, चलना सही है। और जो 25 वाला है उसको कुल 5 डिग्री चलना है। सही है, तगड़ा डिफरेंस है और विस्तार हो रहा है प्रतिदिन राशियां। अब आप उस पर ये एक्यूरेसी लेके चल रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं कि इतने बजे ये काम होगा या इतने दिन में काम होगा, क्योंकि दशा पैटर्न आपको मिल रहा है। और दशा आप इंटरेस्टिंगली बड़ी, इस पे भी बड़ा भेद है, इस पे हम किसी और दिन भी चर्चा करना चाहेंगे कि दशा को हम देख रहे हैं चंद्रमा से, चंद्रमा से, सही है, शरीर हम देख रहे हैं लगन से। लगन से। अब अगर मान लें कि शरीर से चंद्रमा अष्टम में गया है, मेरा ही केस है, तो मेरी तो शुरुआत जर्नी की अष्टम भाव से हुई है, क्योंकि हुई है, ठीक है, बिल्कुल ही है, लेकिन बॉडी तो मेरी लगन में है, लगन में, सही है। अब शरीर घट रहा है, आत्मा तो मेरी वैसी ही रहेगी, सबकी वैसी रहेगी, वो तो स्थान। तो ये जो कैलकुलेशन आता है ये कहीं ना कहीं भ्रम में लाता है कि आप, हालांकि कुछ विद्वान ये भी कहते हैं, और मैंने इस पे काम भी किया लेकिन सेटिस्फाई रिजल्ट नहीं मिले मुझे, दशा को हम लगन से देखें, लगन के शेष अंश से देखें कि भाई कितनी डिग्री है, जैसे चंद्रमा की देखी जाती, लेकिन वो 4-5 कुंडलियों पे काम करी, ज्यादा पे नहीं करती। लेकिन चंद्रमा की जो दशा है वो काफी चीजों पे एक्यूरेट काम करती है, संभवतः वो इसीलिए चंद्रमा को दूसरा लगन बोलते हैं। और चंद्रमा वंशोजात ये भी एक पैरामीटर दे दिया गया, और ये भी कह रहे हैं विद्वान कि चंद्र, खासतौर से श्री कृष्ण जी का एक जगह श्लोक आता है कि जब आप कलयुग की बात करेंगे तो विषुंतरी दशा सबसे ज्यादा फलित होगी वहां पे, फलित होगी, सही है। अब विषुंतरी दशा तो चंद्रमा से ही देखी जाती है और शास्त्रों में इसी का उल्लेख है। तो ये ऐसा विरोध आता है, खैर इस पे हम किसी दिन और भी चर्चा करेंगे। अभी मैं जो जानने की प्रयास कर रहा हूँ कि जो हमें जो ये 12 राशियां दी गई हैं, ये शरीर की आकृति के अनुसार दे दी गई हैं। अब इसको कतिपय विद्वान, कुछ लोग नाड़ी वाले विशेष तौर से, वो लगन की अहमियत नहीं रखते, वो गुरु से देखते हैं, भाई गुरु जहाँ है जीव कारक वहां है।
लाल किताब तो मेष लगन ही मानती है सबको, ठीक। न्यूमरोलॉजी तो नंबर डेट मानती है। मानती अब सही है। विद्वान अगर वैदिक की बात करें तो वो लगन को देते हैं, और लगन वेरी एक्यूरेट है क्योंकि वो 2 घंटे में घूमता है, चंद्रमा सवा 2 दिन में घूम रहे हैं। तो इस पे मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप प्रकाश डालें कि इसको हम किस प्रकार से इंटरप्रेट करें। कुछ विद्वान ये कह देते हैं कि अगर लगन लग्नेश को देख रहा है या लगन का लग्नेश से संबंध है तो लगन मजबूत है, लगन से देखिए। अगर चंद्रमा की स्थिति स्ट्रांग है तो चंद्रमा से देखिए। कतिपय कुछ विद्वान उम्र के हिसाब से इसको टालते हैं कि भाई 20 साल डालते हैं। लगन से देखो, फिर 20 से 40 चंद्र से देखो, 40 से 60 उससे देखो। और जो राव साहब हैं वो बोलते हैं कि 30-40 की एज में तो सूर्य से देखो, बिकॉज अब वो आत्मा की उड़ान हो गई। तो ये थोड़ा सा एक भ्रम सा है, मैं चाहूंगा जरा इस पे आप भी अपना कुछ प्रकाश डालें। देखो, आपने बहुत अच्छी बात कही, और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, आपने कहा किसी व्यक्ति का जन्म तो 25 डिग्री पे है लग्न पे, जी किसी राशि विशेष में, और किसी व्यक्ति का 5 डिग्री पे ही है। तो ठीक है कि उसका दोनों का उस राशि के प्रभाव को भोगने का समय काल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, हम जो भी गणनाएं कर रहे हैं भूकेंद्रित मान के कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ हमारी दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ हमारा एक जो चक्र बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। तो उन्होंने उस 360 डिग्री में इसको 12 टुकड़ों में बांट लिया है काल पुरुष के आधार पे, और 12 भाव में बांट लिया है। लेकिन इसमें भी यदि हम कोई और विशेष थोड़ा सा काम करना चाहेंगे या काम करेंगे तो यहाँ नक्षत्रों की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि आप देखिए कि एक राशि के शुरू अंश में किसी नक्षत्र में बैठे व्यक्ति, किसी उस पर जन्म होता है, उसका फल कुछ और होता है, किसी राशि के किसी लास्ट नक्षत्र के अंश में बैठे हुए ग्रह का फल कुछ और होता है। बिल्कुल। क्योंकि एक राशि में हम देखते हैं 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो ये बदल सकता है इसमें, क्योंकि राशि तो वही रहेगी। सपोज करो किसी का जन्म मेष लग्न में 13 डिग्री पे हुआ, तो उसमें तो अश्विनी नक्षत्र आएगा, और लेकिन किसी का 13 डिग्री 40 कला पे हुआ तो वो नक्षत्र बदल गया, भरणी आ गया। तो राशि तो एक रही, अंतर दोनों में आ गया, इसमें फलित में बहुत अंतर सुंदर, निश्चित रूप बहुत से सुंदर। आएगा। दूसरी बात, हम हमारे पौराणिक ग्रंथों को उठाकर देखें तो पहले नक्षत्रों का ही ज्यादा रोल था। आप रामचरितमानस में भी पढ़ेंगे तो दशरथ बिल्कुल। जी उल्लेख करते हैं, भाई मेरे रोहिणी का शकट भेद रोहिणी होने को वाला है। चंद्रमा। हाँ, यानी उन्होंने कई राशियों का उल्लेख नहीं किया। राशियां तो ये हो सकता है कि शायद पाश्चात्य प्रभाव से या बाद के ऋषियों ने उसको जोड़ा ऐड की। हुआ हो, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, ऐड किया होगा, ऐसा हो सकता है। और राशि का भी इफेक्ट मिलता है, इसमें कोई वो नहीं है। जैसा आपने बात कही, मैं अपना इसमें एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि मैंने गोचर चंद्रमा से कभी नहीं लगाया। मैं गोचर लग्न से ही लगाता हूँ, और उससे इसमें मेरे को बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, क्योंकि लग्न बहुत तेजी से घूमते हैं। जी चंद्रमा ऋषियों ने लिखा है, इसमें कोई दोहराया नहीं कि ऋषियों ने अपनी बात लिखी है तो बिल्कुल सत्य है। उसको हम समझ नहीं पा रहे कि ऋषि ने क्यों लिखा होगा, कैसे लिखा होगा, इस वजह से आता है। लेकिन राशि का ही अपने आप में फर्क आ जावे, ये चीज नहीं बैठती। आपने स्पष्ट कहा कि लग्न में मंगल है, तो शास्त्र में या कुछ विद्वान कह देते भाई चेहरे पर निशान होगा, या गुरु का भी लग्न पे प्रभाव आ जाता है, या मंगल का भी प्रभाव आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के चेहरे पे कोई स्पॉट, फुंसी या इनके निशान होंगे, ये देखा गया। लग्न के गुरु देते हैं मुंह में, पर ये सभी लोगों के साथ नहीं होता। मेरे दोनों है सर, मंगल गुरु दोनों लगन में। हाँ हाँ, ये सभी लोगों के साथ नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं राशि की तुलना में नक्षत्र ज्यादा भूमिका निभा रहा है वहाँ इसमें। तो नक्षत्र के इफेक्ट को भी देखा जाना चाहिए, ठीक है, राशि को भी देखा जाना चाहिए, पर नक्षत्र का इफेक्ट इसमें ज्यादा रोल निभाएगा। दूसरी हम देखें कि ये ज्योतिष का चमत्कार है, ऋषियों का ही चमत्कार है, कि आप किसी भी मेथड से देखें परिणाम एक से ही आते हैं। ये बात मैं है ना, हाँ भाई, दशा किसी से भी देखें, लेकिन हमारे जो विंशोत्तरी दशा है वो सबसे ज्यादा बढ़िया बैठती है, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र से इसमें कही गई है। तो मेरे को भी कभी कभी इस बात को लेके आता है कि भाई राशि में तो, शास्त्र में तो ये लिखा है कि जैसे मान लो सपोज करो सिंह राशि वाला राजा होगा, ये होगा और वो होगा। हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें, राजा ने हो, राजाशाही गुण तो उसमें आने चाहिए, पर वो गुण नहीं आ रहे हैं उसमें, तो कहीं ना कहीं वो राशि कमजोर पड़ रही है। अब अकेली राशि ही सारा निर्धारण नहीं करेगी, क्योंकि उस राशि पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों का प्रभाव या राशि के स्वामी किस प्रभाव में चले गए, ये सब मिश्रित प्रभाव लेके आएंगे। बिल्कुल। दूसरी बात, यहाँ एक में ऐसी बात चली, हालांकि इससे विषय से थोड़ा सा साइड हटकर है, हमारे सामने या कोई जो नए विद्वान आ रहे हैं, नए ज्योतिषी आ रहे हैं कुछ समय का कोर्स करने के बाद में, एक ये शास्त्र को पूरा पढ़ना नहीं चाहते हैं या पढ़ते नहीं बहुत है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। और अपने फलित को उस शास्त्र में जो बात लिखी है उसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, जबकि ऋषि ने ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। वो कहेंगे कि साहब चतुर्थेश अष्टम में चला गया, स्थिति खराब हो जाएगी, है ना। जबकि ऋषि ने इसको इस परिप्रेक्ष्य में लिखा है कि कोई भी ग्रह अपने से 8वां जाता है जब खराब होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अष्टम भाव लग्न से बुरा है,
अष्टम भाव चतुर्थ से बुरा नहीं, क्योंकि ऋषि ने भावात भावम का सिद्धांत भी जोड़ दिया साथ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, चतुर्थ से अष्टम में गया, अर्थात अपने से पंचम में गया। बहुत बढ़िया। ज्यादातर ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी ग्रह को चतुर्थेश को अष्टम में देगा, ये पंचम शिक्षा खराब हो गई, ये होगी। मेरे खुद की बात करता हूँ, मेरा चतुर्थेश अष्टम में मंगल, तो मुझे जिन्होंने भी देखा बोला कि आपकी शिक्षा नहीं होगी, ये होगी, पर मैं एमए बीएड हूँ और ज्योतिष में बहुत भी बढ़िया, मैंने बहुत कुछ किया है, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, और हमको इनफैक्ट ऐसा मैं तो नहीं करना ये भी चाहिए। कहूंगा कि पंचमेश अष्टम में इसलिए बहुत बड़े अच्छे ज्योतिषी बने हैं, तो है कि नहीं ऐसा ऐसा नहीं है, तो इसलिए हमको थोड़ा सा इसमें सावधानी पूर्वक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि राशियों के बारे में भी हम और चीज देखेंगे तो हमको बहुत बिल्कुल क्लू निकल के आएंगे, इसमें कहीं कोई गलती जी नहीं जी, शास्त्रों में। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये थी हमारी चर्चा, और समय का थोड़ा सा अभाव, और चर्चा तो हमारी कभी समाप्त होंगी नहीं, क्योंकि जब विद्वान बैठते हैं तो कुछ ना कुछ नया फल निकलता है। मैं आदरणीय राकेश जी से एक बार फिर से अनुरोध करूंगा कि निकट भविष्य में जब भी उनको समय मिले, हम किसी कोई खास विषय पे कोई ज्योतिषी चर्चा करेंगे। और मैं अपनी बात करूं तो मैं आजकल जो काम कर रहा हूं, मैं बेसिकली जो नक्षत्र चरण जो होते हैं ग्रहों के, मैं उस पर काम कर रहा हूँ कि किसी व्यक्ति को 2 चरण में ज्यादा ग्रह मिले हैं, या किसी को 1 में मिले हैं, 4 में मिले हैं, तो मैं इस पे काम करने की बात चल रही है कि हम व्यक्ति की विशेषता को पकड़ रहे हैं कि अगर मान लो उसके अधिकतर ग्रह नक्षत्र के पहले चरण में है, तो वो व्यक्ति क्या सोच लेकर धरती पे आया है, वो धर्म अर्थ काम त्रिकोण वाले हिसाब से। तो वो मैं अभी 50 कुंडलियों पे काम कर रहा हूँ, और मैं चाहूंगा निकट भविष्य में उस पर बात करेंगे, और उसको मैं अच्छे से उसमें बनाकर लाऊंगा और आर्टिकल के रूप में दूंगा, कि उससे हम ये देखेंगे कि जो व्यक्ति कोई बुरा था, तो वो उसके अंदर काम भाव में सारे ग्रह आए थे, या काम त्रिकोण में सारे ग्रह थे, या तीसरे चरण में सारे ग्रह थे। क्योंकि जो पैरामीटर्स आ रहे हैं धर्म अर्थ काम त्रिकोण वाले, ये सेटिस्फाई सैद्धांतिक रूप से नहीं करते हैं। जैसे कि हम अगर अंबानी जी की कुंडली देखें, तो उनके अधिकतर ग्रहों का हिसाब किताब ये नहीं आता कि वो इस कदर प्राइज ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके नक्षत्रों को अगर पकड़ा जाए तो वो बात समझ में आती है। तो इस तरह पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो इस पे हम लोग निकट भविष्य में और चर्चा करेंगे। यहाँ सर मैं एक बात और अपने दर्शकों के लिए एक बात और बोलना चाहूंगा, जो मुझे एक बहुत याद आ गया, छोटा सा एक चीज है। क्योंकि जन्म पत्रिका में एक बार ये भी देखने में आया कि कोई भी वक्री ग्रह किसी के भी, तो हम पूर्व जन्म की थ्योरी का जो अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये रिसर्च का जमाना है और बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जो हमारी नॉलेज से दूर हैं अभी। हो सकता है कि भाषा की वजह से हो, या हो सकता है कि हम उस चीज को अध्ययन नहीं कर पा रहे हो, पर ये चीज बराबर अनुभव में देखने में आ रही है। किसी की पत्रिका में कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, तो पक्का मान के चलिए उस ग्रह से रिलेटेड कार्य आपको इस जन्म में जरूरत से ज्यादा मेहनत करने के बाद ही प्राप्त होंगे। बहुत बढ़िया, अर्थात कि आप पिछले जन्म में उस चीज को अधूरी छोड़ के आए हैं। जैसे किसी के बृहस्पति वक्री है, तो बृहस्पति वक्री का मतलब हो गया कि आपने किसी समय में ज्ञान से कोई निष्पक्षता नहीं की किसी कारण, तो इसलिए आपको इस जन्म में ज्ञान के प्रति झुकाव होगा। आप देखें, इसीलिए कहते हैं जिसके बृहस्पति वक्री होते हैं ज्योतिष अध्यात्म में जुड़ जाता है। जिसके शनि वक्री है उसको कर्मठता या कर्म क्षेत्र में उसको ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। बिल्कुल। जिसके शुक्र वक्री है, शुक्र वक्री अर्थात उसने पूर्व जन्म में किसी स्त्री को कोई अहित किया है या कुछ भी किया है, उसके प्रति अपने कर्तव्य पूरा नहीं करे, तो जिसके शुक्र वक्री हम कहते हैं इसका विवाह एक से अधिक बार होने के चांस रहते हैं, विवाह होने में दिक्कत आती है। बिल्कुल तो ये सारी चीजें हैं, वक्री ग्रह आपको प्रेरित करते हैं कि आप इस जन्म में उस ग्रह के कारकत्व को ईमानदारी पूर्वक पूरा करेंगे, तब तो आपको सारी चीजें मिलेंगी। अन्यथा आप इस कर्ज को अगले जन्म में फिर ले जाएंगे। बहुत सुंदर, क्यों बहुत सुंदर। अगला जन्म इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी ज्योतिष पुनर्जन्म के सिद्धांत पे आधारित है। यदि पुनर्जन्म आप नहीं मानते तो ज्योतिष को मानने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत। हाँ, तो मैं ये मैं कहना चाहूंगा चाहता सर, हूँ। इस पे हमारी जो चर्चा नेक्स्ट रहेगी, मैं नक्षत्र की उस पे बात करूंगा, और आप वक्री ग्रह को ही लें, कुछ उदाहरण भी हम लें, ताकि हमारे जो दर्शक पाठक हैं उनको कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी बिल्कुल जरूर। चर्चा राकेश सोनी जी के साथ, और हम चाहेंगे कि निकट भविष्य में बहुत जल्दी आपके बीच एक और चर्चा लाई जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, आपने बहुत अच्छा ज्ञान बांटा। मेरा एक बार नंबर और बता देता हूँ, जैसे आपने जी जी, निवेदन बिल्कुल किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मोबाइल नंबर है 9829861166, 9829861166। तो दर्शकों, यदि आप सोनी जी से अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपको फोन नंबर बता दिया गया है। कृपया करके दोबारा से पोस्ट को देख लें और उससे नंबर लें और उनसे संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सबने हमें सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।